हेलो। तो बच्चों, कल हमने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पर चर्चा की थी और आज हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत और आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अर्थात साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। रैखिक सिद्धांत के विपरीत चक्रीय सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन की तुलना एक चक्र से की गई है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि सिद्धांत अपने आप को पुनः दोहराता है, मतलब साइकिल की तरह ही यह सिद्धांत अपने आप को पुनः दोहराता है। परिवर्तन की यद्यपि अनेक अवस्थाएं हैं, परंतु यह एक चक्र की तरह बार बार आती रहती हैं। चक्रीय सिद्धांत के समर्थकों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम तीनों श्रेणियों पर प्रकाश डालते हैं। पहला देखिए, प्रथम श्रेणी में वे विद्वान हैं जो उद्विकास को दिशाहीन मानते हैं। क्या बताया मैंने आपको? पहली श्रेणी में वे विद्वान हैं जो उद्विकास को दिशाहीन मानते हैं। इनका कहना है कि उतार चढ़ाव की भांति उद्विकास की दिशा कभी ऊपर और कभी नीचे रहती है। वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या तथा आर्थिक जगत में होने वाले परिवर्तन इस कथन की पुष्टि करते हैं। यही कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे रहते हैं। अब दूसरी श्रेणी के जो विद्वान हैं, जो विचारक हैं, उनका कथन देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर उधर होता रहता है। फिर से देखिए, दूसरी श्रेणी में वे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर उधर होता रहता है। ये विद्वान उन्नति अवनति तथा समाज की क्रमिक स्थिति में परिवर्तन को पैराबोलिक मानना अधिक उपयुक्त समझते हैं। सभी सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों का विकास एक निश्चित दिशा की ओर होता है, किंतु कुछ समय के बाद यह विकास बिल्कुल विपरीत दिशा में होने लगता है और फिर यह पुनः पूर्व अवस्था एवं दिशा की ओर उन्मुख होने लगता है, परंतु इस बार उन इकाइयों की दशा पहले की अपेक्षा अधिक उन्नत होती है। ये बात सही है कि पहले से अधिक उन्नत हो चुकी होती है अवस्था किसकी? सामाजिक परिवर्तन की। अब चलिए तीसरी श्रेणी में जो विद्वान हैं उनके विचारों पर प्रकाश डालते हैं। क्या कहते हैं वो? इस श्रेणी के जो विद्वान हैं वे उद्विकास के चक्र में विश्वास करते हैं। इनका कहना है कि संस्कृति एवं समाज में उतार चढ़ाव के रूप में परिवर्तन होते रहते हैं जो चक्रवत हैं, यानी जहाँ से शुरू हुए लौट करके हम वहीं पर आ जाते हैं। सृष्टि उत्पन्न होती है, विकसित होती है और समाप्त होती है। मेरी बात को ठीक से सुनिए और समझिए कि सृष्टि उत्पन्न होती है, विकसित होती है और समाप्त हो जाती है, और फिर क्या होता है? फिर इसका पुनः निर्माण होता है। ठीक है, फिर से वही अवस्था आती है, सृष्टि, विकसित और समाप्त। व्यक्ति भी जन्म लेकर क्रमशः शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध होता है, लास्ट में मर जाता है। और ऐसा माना जाता है मरने के बाद वह पुनः जन्म लेता है, फिर से शिशु बनेगा, फिर से किशोर बनेगा, फिर से युवा होएगा, फिर से प्रौढ़ होएगा और फिर से वृद्ध होएगा।
और फिर से मरेगा। ये जीवन का चक्र सदैव चलता रहता है। इसी तरह से देखिए, एक और उदाहरण है मेरे पास। पौधा उत्पन्न होता है, विकास पाता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और फिर सूख जाता है। तो हम इस थ्योरी में क्या समझाना चाहते हैं? इस थ्योरी में हम चक्रवत विकास को बताना चाहते हैं। परिवर्तन कैसा हो रहा है? चक्रवत, एक चक्र के रूप में हो रहा है। तो इसमें अपनी पुस्तक डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में स्पेंगलर नाम के जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने सांस्कृतिक चक्र को मौसमों के चक्र के समान बताया है। मैंने आपको एक राइटर बताएं जिनका नाम स्पेंगलर, उनकी पुस्तक का नाम डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ठीक है, उस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया है? सांस्कृतिक चक्र को मौसमों के चक्र के समान बताया, ऋतुओं के चक्र के समान बताया है। क्रोवर, चैपिन, टाइनवी जैसे विद्वानों ने भी जीवन के विविध पहलुओं से संबंधित चक्र को समझाया है। पैरेटो कहते हैं कि जितना यह सही है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता है, उतना ही यह भी सही है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता है। अब यहाँ कंट्रोवर्सी आ गई। वो कह रहे हैं करता है, ये कह रहे हैं नहीं करता है। ठीक है, हीगल और मार्क्स का कहना है कि इन सभी ने समाजों में, हीगल ने भी और मार्क्स ने भी, वाद, प्रतिवाद और संवाद का चक्र देखा है। और उसको बहुत अच्छे से मार्क्स ने भी समझाया है, हीगल ने भी समझाया कि एक बीज से अंकुर निकला, पौधा बना, बड़ा हुआ, फल आया और फल में बीज आया और फिर से बीज का रूप हो गया, है ना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें इस तरह की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम के अनुसार होती रहेगी। ये बात मैंने आपको किसकी बताई है? हीगल और मार्क्स की बताई है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में एक राइटर है हमारे पास, पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्र को समझाने के लिए सामान्य वर्ग अथवा गैर विशिष्ट जन वर्ग एवं उच्च वर्ग अथवा विशिष्ट वर्ग का वर्णन किया है। इसको हम ऐसे ना देख करके ऐसे देखें, नॉन एलीट क्लास और एलीट क्लास। ठीक है, इन दोनों वर्गों की गति चक्रीय है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि समाज का ऊपरी भाग विशिष्ट जन वर्ग यानी एलीट क्लास जो है, अपना वैभव और स्तर समाप्त होने पर निम्न श्रेणी, निम्न वर्ग में आ जाता है। देखिए, जब उसका वैभव समाप्त हो जाएगा, उसका स्तर समाप्त हो जाएगा, तो वो विशिष्ट जन से कहाँ आ जाएगा? निम्न वर्ग में आ जाएगा, निम्न श्रेणी में आ जाएगा। तथा निम्न वर्ग अपने गुणों से, अपनी मेहनत से विकास करके चक्रीय गति के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर यानी ऊपर वाले वर्ग में अर्थात विशिष्ट जन वर्ग में प्रविष्ट होने लगता है, यानी उसमें पहुंच जाता है। इस तरह समाज के आकार प्रकार पर इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे प्रभाव मंद गति से हो और चाहे प्रभाव तीव्र गति से हो। पैरेटो ने सांस्कृतिक चक्र एवं उतार चढ़ाव को 3 स्तरों में बांट करके समझाया है कि मानव समाजों को प्रारंभिक काल में विवाह संस्था नहीं थी, यौन संबंधों पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। उसके बाद आज समाज में यौन संबंधी कठोर नैतिकता पाई जाती है। ब्रह्मचर्य एवं सतीत्व पर भी बहुत बल दिया जाने लगा है और एक विवाह की पद्धति विकसित हो गई है। किंतु यहाँ तक आ गए हम, एक विवाह की पद्धति तक आ गए, किंतु अब पुनः विवाह से पूर्व यौन संबंध समाज में देखने को मिल रहे हैं।
जिससे आभास होता है कि पुनः समाज में वही यौन साम्यवाद जैसी स्थितियां आने वाली हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में, बाकी जगह कई ऐसे रिवाज हैं जिनमें ये चीज़ झलकने लगी हैं। इसी प्रकार देखिए कि वस्त्र विन्यास, केश विन्यास इत्यादि में भी यही चक्र क्रम जो है वो दृष्टिगोचर होता है। जैसे जो प्रचलन लगभग 20 वर्ष पहले था, मध्य में परिवर्तित हुआ, अब पुनः वैसा ही हो गया। आप इसको दूसरी तरह से देख लीजिए। बहुत पहले की जब फिल्में देखेंगे आप, तो कपड़े, पैंट, जो मेल पर्सन का जो ड्रेसेस है उनमें पैंट की मोहरी कम थी। उसके बाद एक दशक ऐसा आया जिसमें पैंट की मोहरी बड़ी हो गई और अब पुनः पैंट की मोहरी छोटी हो गई। इसी तरह से शलवार जो पहनती थीं लड़कियां, उनमें पहले मोहरी कम थी, कुर्ते नीचे थे। बहुत पहले चलिए माला सिन्हा वाली जो मूवीज़ हैं उनमें ऐसे ही कपड़े थे। और उसके बाद वाले जो 25 साल जो आए, उनमें क्या हुआ, उनमें सलवार की मोहरी चौड़ी हो गई, है ना, बेल बॉटम चलने लगे। तो इस तरह से चेंज हुआ और आज लौट करके हम पुनः उसी संस्कृति पर आ गए। ठीक है, यही सामाजिक परिवर्तन का चक्र होता है कि हम जहाँ से शुरू करते हैं फिर उसी अवस्था में पहुँच जाते हैं, और इसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ सोशल चेंज। अब देखिए आगे, सोरोकिन ने सांस्कृतिक तत्वों में उतार चढ़ाव के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया है। इनके अनुसार संस्कृति के 3 स्वरूप हैं। पहला देखिए भावात्मक संस्कृति, दूसरा देखिए संवेदनात्मक संस्कृति, और तीसरा देखिए आदर्शात्मक संस्कृति। इन तीनों रूपों में उतार चढ़ाव होता रहता है। इनके अनुसार पिछले 25 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं वे इन रूपों में उतार चढ़ाव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोरोकिन ने सांस्कृतिक तत्वों में उतार चढ़ाव के आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है, और उन्होंने संस्कृति के 3 रूप आपको बताए हैं। एक भावात्मक संस्कृति, दूसरा संवेदनात्मक संस्कृति, और तीसरा आदर्शात्मक संस्कृति। ठीक है, अब इन तीनों रूपों में उतार चढ़ाव को ही वो सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और फिर से लेते हैं स्पेंगलर को। स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का विकास किया है। जिस प्रकार ऋतुओं में एक निश्चित क्रम चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार संस्कृतियां निश्चित अवस्था में परिवर्तित होती रहती हैं। अब ऋतुओं का क्या होता है, देखिए सर्दी हुई, सर्दी के बाद गर्मी आई, गर्मी के बाद बरसात आई, बरसात के बाद फिर सर्दी आई। क्या हुआ, हम सर्दी से शुरू होकर के कहाँ पहुँच गए, फिर से सर्दी पर पहुँच गए। ये बात किसने आपको समझाने का प्रयास किया है? स्पेंगलर ने इसको समझाने का प्रयास किया है। ठीक यही स्थिति जो ऋतुओं की है, जो मौसम की है, ठीक वही स्थिति उन्होंने संस्कृतियों की बताई है। अब एक राइटर हैं टाइनवी। टाइनवी ने सभ्यताओं के विकास, स्थिरता और पतन को चक्रवत रूप में समझाया है। उनका कहना है कि प्रत्येक सभ्यता की उन्नति और अवनति होती है। चक्रीय सिद्धांत भी दोष रहित नहीं है, इसमें भी परिवर्तन को अनिवार्य और दार्शनिक तथा चक्रीय गति से होने वाला माना जाता है, जो कि सदैव ठीक नहीं है। क्यों इनकी कही हुई बात हमेशा सही सिद्ध हो, ऐसा संभव नहीं है। यह सैद्धांतिक तथ्यों पर आधारित है तथा सामाजिक परिवर्तन को पूरी तरह से समझने में सहायक नहीं है। इतिहास में सदैव पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो हर चीज़ बार बार दोहराई जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें दोहराई जाती हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनरावृत्ति होती है, लेकिन सारी चीज़ों की पुनरावृत्ति
नहीं होती है। इतिहास वही बात इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि इतिहास में सदैव पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अतः यह सिद्धांत भी रैखिक सिद्धांत की तरह एक पक्षी है और अधूरा है। पूरी तरह से इसे माना नहीं जा सकता है। अब हम इन दोनों सिद्धांतों के बीच अंतर क्या है वो आपको समझाते हैं। सामाजिक परिवर्तन और के रैखिक और चक्रीय सिद्धांतों में जो प्रमुख अंतर हैं वो एक एक करके आप समझते चलिए। पहला देखिए, रैखिक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को एक निश्चित एवं पूर्व निर्धारित मानता है। कैसा मानता है? निश्चित और पूर्व निर्धारित, जबकि चक्रीय सिद्धांत में ऐसी मान्यता स्वीकार नहीं की गई है। पहला अंतर। अब दूसरा अंतर देखिए, रैखिक सिद्धांत विकासवादी विचारधारा पर आधारित है। किस पर आधारित है? विकासवादी विचारधारा पर आधारित है, जबकि चक्रीय सिद्धांत इस विचारधारा को अस्वीकार करता है। दूसरा अंतर मैंने आपको बताया। अब तीसरा अंतर देखिए, रैखिक सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन सदैव निरंतर रूप से आगे की ओर होता है। कैसे होता है? रैखिक सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन सदैव निरंतर रूप से आगे की ओर होता है, जबकि चक्रीय सिद्धांत के अनुसार इसकी गति चक्रीय होती है, आगे को नहीं होता है, जहाँ से होकर के पुनः वहीं पर लौट करके आ जाता है, अर्थात चक्रीय होता है। ये मैंने आपको बताया तीसरा अंतर। अब चौथा अंतर देखते हैं। चौथे अंतर में रैखिक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास अपने आप को कभी दोहराता नहीं। ये किसने माना है? रैखिक सिद्धांतवादियों ने माना है कि इतिहास अपने आप को कभी दोहराता नहीं है, जबकि चक्रीय सिद्धांत वाले क्या कहते हैं? वो इसके ठीक विपरीत इस मान्यता पर आधारित हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ये चौथा अंतर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको इन चार अंतरों को समझाने का प्रयास किया। आज रैखिक एवं चक्रीय दोनों सिद्धांतों को हम एक पक्षी ही मानते हैं तथा दोनों के समन्वय की बात कही जाती है। यद्यपि आज तक कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है, परंतु इस दिशा की ओर सामाजिक वैज्ञानिक निरंतर प्रयत्नशील हैं। रैखिक सिद्धांत के संदर्भ में कार्ल मार्क्स तथा चक्रीय सिद्धांत के संदर्भ में सोरोकिन तथा पेरेटो को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। अतः इनके सिद्धांतों को कुछ विस्तार से समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो इस तरह से आज हमने आपका सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत पूरा किया। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर जा कर के आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख करके भेज सकते हैं। मेरी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तब तक के लिए धन्यवाद।